बांग्लादेश में आज रात 8 बजे 15 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार शपथ लेगी, जिसके चीफ एडवाइजर नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस होंगे। लंदन में शरण न मिलने के बाद शेख हसीना यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड जा सकती हैं। हालांकि हसीना के बेटे वाजेद अजोय का कहना है कि उन्होंने किसी दूसरे देश में शरण नहीं मांगी है। बांग्लादेश में हसीना की पार्टी आवामी लीग से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बेंगलुरु में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देख लें। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए निवेश क्षेत्र की स्वनामधन्य हस्तियां, ऑस्ट्रेलिया की हमारी अपनी राजनयिक परिवार से वो भी हमारे हिस्सा बनी है। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से कर्नाटक आकर के आज के इस दौर में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो कर्नाटक के हम सब बेंगलोर की इस वर्तमान की दशा के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ऐसी सारी हस्तियां बैठी है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की, और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही। उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है। और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाष्ठा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनाकर के माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया, उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही। और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार में जो उनने आह्वान किया था और पूरे देश ने एकजुटता के साथ जिस रास्ते पे माननीय मोदी जी की सरकार जा रही है, उसमें सभी ने कदम बढ़ाया है। और आपने सबसे ज्यादा महत्व की इस मार्ग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखाई। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ चुनौतियां भी हमारे देश की है, जिस चुनौतियों के भरोसे से हमारे मेहनत का साथ अपनी मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, टेक्नोलॉजी का योगदान, अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते हुए लोग, लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा। यह हमारी बड़ी संभावना है। मैं अपने इस अवसर पर, खासकर इस अवसर पर मध्य प्रदेश को उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि जब हम कर्नाटक में आके बात करते हैं, कोयम्बटूर में बात करते हैं
और सरकार के माध्यम से जब इस तरह के ऑफर देते हैं तो वर्तमान के दौर में देने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मैं काल के प्रवाह के उस उदाहरण को जरूर आपके सामने लाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमारी सरकार की मनोदशा क्या होना चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा सन की शुरुआत होती है, जैसे ईस्वी सन 2024 की बात करेंगे, ये ईसा मसीह के जन्म के साथ होता है। हिजरी संवत की बात करेंगे तो वो उनके शरीर छोड़ने के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत यह अपने पुरुषार्थ का है, हमारे पराक्रम का है, और पुरुषार्थ पराक्रम से ज्यादा ये सरकार की उस मनोदशा का जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अर्थात ये विक्रम संवत 2081 नया साल हमारा जो होता है, वो नया साल का परिवर्तन कैसे होता है मैं उस इतिहास पे ले जाना चाहूंगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने रोम के तक जाकर के देश के आक्रांताओं को मार मार के छोड़ा था, जिनने हमारे देश पे शकों ने कब्जा किया ऐसा माना जाता है। लेकिन उसको हटाने के बाद एक बार फिर देश अपने पैरों पे खड़ा हो, देश का हर आंगन, हर घर, हर जगह हमारी अपनी जो पुरानी स्थिति उसको बहाल करे। तो विक्रमादित्य ने जब हमारे यहां संवत की प्रारंभ करने की पद्धति क्या है ये केवल बताना चाहूंगा। उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भूभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, वो सारा कर्जा मेरे पास वही दस्तरे देने वाले और लेने वाले, साहूकार और लेने वाले जो कर्जदार है दोनों आ जाए, और शासन से सबका एक एक पैसा कर्जा सरकार चुकाएगी, किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि हमको जब समाज को लेके आगे बढ़ना है तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है सरकार को उसकी वहां मदद करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। सरकार जब मदद करती है तो अपनी उद्यमशीलता प्रारंभ होती है, हमारी क्षमता, बौद्धिक योग्यता, हाथ की मेहनत, सबका योगदान मिलता है। और ये विक्रम संवत में मैंने बताया कि विक्रमादित्य ने अपने पास कितना धन देने का मन बनाया होगा, अंदाज लगा सकते हैं, जो पूरे देश का कर्जा चुकाने की हिम्मत रखे। लेकिन ये तो आधा बता रहा हूं, आनंद तो तब और आएगा कि विक्रमादित्य ने उतना ही नहीं किया और लोगों ने कहा कि ये तो हमने पुराने कर्जे चुकाने में चला गया, अब आगे कल फिर काम करेंगे फिर कर्जे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, ये कर्जा तो मैंने पुराना कर्जदार वालों के लिए दिया था, आप इतना ही धन और ले जाओ जिसके भरोसे भविष्य में भी आपको कर्जा की जरूरत नहीं पड़े। इतना दम जिसमें वो संवत की शुरुआत कर सकता है, ये उज्जवल परंपरा भारत की है, जिसके कारण से हमारी दुनिया में संस्कृति सदैव मान सम्मान पाती रही है। अर्थात जब हमारा युद्ध काल होगा तो युद्ध में हमारे सैनिक अपनी सैनिकों की मनोदशा की पराकाष्ठा करेंगे, हम बहादुरी से वहां मुकाबला करेंगे। लेकिन जब युद्ध काल नहीं है तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में सरकार की मनोदशा, मनोभावना इसी भाव के आधार पर होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसी क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आईटी के लोग भी बैठे। आईटी की तरह से भी हमने हमारे आईटी के जो सेक्रेटरी है उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है। मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है। वो स्पंदन आ रहा अंदर से, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। और केवल आईटी में क्या, किसी सेक्टर में भी, एनर्जी सेक्टर में अभी आपके बीच में से आपने कहा है, वर्तमान में आज मध्य प्रदेश अपने सरप्लस एनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है।
और उसमें भी 23% नवकरणीय ऊर्जा है। हमारे अपने परंपरागत स्रोत के बजाय ये जो हमारी नवकरणीय ऊर्जा की जो महत्ता है और उससे भी आगे जाए, कौन सा सेक्टर है? टूरिज्म का है। टूरिज्म में तो अभी आपने फिल्म देखी है, हमारी विदिशा ने बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। लेकिन टूरिज्म में भी केवल वो टूरिज्म नहीं, रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एजुकेशन से सारे क्षेत्र में। और एमएसएमई के हमारे पीएस ने बहुत अच्छी बात रखी, इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे आपने बताया कि अब ये धान का कटोरा देश का हो गया है। मध्य प्रदेश अपने यहाँ अपनी पहचान इस नाते से बना रहा है कि सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहीं की है तो मध्य प्रदेश की है। और हम अपने भारत सरकार के अंदर भी एफसीआई को पूरे देश में सर्वाधिक गेहूं की सप्लाई कोई करता है तो हमारा अपना मध्य प्रदेश करता है। और केवल गेहूं नहीं, दलहन उत्पादन में भी उतनी आगे है। और बल्कि आगे बढ़े तो हमारा अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बड़े पैमाने पर आज जितनी अपनी उत्पादन क्षमता है अपने उस छोटे से अंतराल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो बहुत बड़ी संभावना है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन काफी समय हो गया है। हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते तो पहले, आजकल तो पत्र का जमाना कम हो गया, पहले लिखते थे तो उसमें पूरी कहानी लिखते और लिखते लिखते जब अपन आखिरी बात करते कि अब आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद sir. Ladies and gentlemen, could we have another round of applause for our honorable Chief Minister of Madhya Pradesh? I would now request Ms. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।